इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। स्वागत है सभी किसान भाइयों बहनों का आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। और आप सभी को सौरभ पटेल का नमस्कार, राम राम। किसान भाई बहनों, अभी जायद का समय चल रहा है और इस समय हमारे जिन किसान भाइयों के पास पानी की व्यवस्था है वे सब्जियों की खेती कर रहे हैं और पानी की उपलब्धता के आधार पर हमारे किसान भाई बहन अलग अलग सब्जियों का उत्पादन लेते हैं। मुख्य रूप से अभी कद्दू वर्गीय सब्जियां लगी हुई हैं, जैसे कि कद्दू, ककड़ी, लौकी, मिर्च, तरबूज वगैरह हमारे किसान भाइयों के खेत में लगा हुआ है। और आने वाला जो समय है वो खरीफ का है और इसमें भी हमारे किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं। भाइयों, समय कोई भी हो, अच्छे उत्पादन के लिए फसल का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। कीट रोगों का सही समय पर नियंत्रण करने से फसल का उत्पादन अच्छा होता है। इस समय तापमान भी बहुत ज़्यादा हो तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी फसलों की देखभाल करें। किसान भाई बहनों, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं और किसान भाई बहनों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है जायद की सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन और खरीफ सब्जियों की तैयारी। और इस विषय पर आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आकाशवाणी छिंदवाड़ा के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती रिया ठाकुर जी, उद्यानिकी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से। तो रिया जी नमस्कार। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपको राम राम। राम राम। किसान भाई बहनों, हम आपको बता दें कि आज के विषय से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं। इसके लिए हमारे स्टूडियो का नंबर है 8989116346। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 8989116346। अगर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लें, 8602262263। एक बार फिर से नंबर सुन लें, 8602262263। आज का विषय मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जायद की सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन और खरीफ सब्जियों की तैयारी। तो रिया जी, हम किसी भी फसल की बात करते हैं, चाहे वो अनाज की फसल हो या सब्जियों की फसल हो, अच्छा उत्पादन के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहली बात आती है बीजों का चुनाव। और अगर हम सब्जियों की खेती की बात करें तो सब्जियों की खेती में बीजों के चुनाव के बाद नर्सरी तैयार करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी बिल्कुल। साथ ही समय पर बुआई या रोपाई करना, समय पर सिंचाई, खरपतवारों का नियंत्रण, उर्वरकों की मात्रा और कीटों रोगों से बचाना भी जरूरी होता जी है। बिल्कुल। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि जो सब्जियां हमारे किसान भाइयों बहनों के खेत में लगी हुई है जी और तापमान आप देख रहे हैं कि दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और अभी बहुत ज़्यादा तापमान दिन में है। जी। तो इस समय हमारे किसान भाई बहन जो हैं उन्हें कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है जो अभी करना चाहिए जिससे बढ़ते तापमान से फसल को नुकसान ना हो? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जी जैसे कि आपने बताया और बोला भी कि सभी किसान भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी फसलों की सुरक्षा करें। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो गर्मी जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि अभी तापमान हमारा जैसे ही अप्रैल और मई अभी चल रहा है और 41-42 तक हमारा तापमान जो छू रहा है, जो पारा जा रहा है, तो उससे हमारी फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्योंकि सिंचाई प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक विषय है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा हमारी फसलों को इस समय लग रही है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा
बढ़ रहा है, जी तो सिंचाई के लिए आप सही समय का चुनाव करें। या तो आप सुबह सुबह सिंचाई करें या शाम को सिंचाई करें, दोपहर में सिंचाई करने से बचिए। अच्छा, इस समय एक चीज़ और ये होती है कि हमको क्या लगता है कि गर्मी है तो पानी दे दें, सुबह भी दे रहे हैं, शाम भी दे रहे हैं, सुबह भी दे रहे हैं, शाम भी दे रहे हैं, तो कहीं कहीं ये पानी की अधिकता हमारी फसलों को एक तरह से नुकसान भी पहुंचा सकती यानी है। पानी की अधिकता अगर फसल में हो जाए तो वो भी वो भी नुकसान है, जड़ सड़न की ओर ये हमको ले जा सकती है। हम तो सोच रहे हैं कि गर्मी है तो ज़्यादा पानी हमको देना है, बट कहीं कहीं ये हमको नुकसान की तरफ भी ले जाती है। तो सिंचाई एक प्रबंधन जो है वो आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सही समय पर सही मात्रा में आप पानी जो अपनी फसल को है वो आप दीजिए। दूसरी अगर हम बात करें कि अब आप देख रहे हैं तापमान बहुत ही ज़्यादा है, तो मल्चिंग एक महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर, क्योंकि मल्चिंग क्या करता है कि अगर आप अपने खेत में मल्च बिछा देते हैं, आप प्राकृतिक मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपके पास भूसा हो, कोई पुवाल जिसको हम बोलते हैं, आप या तो वो भी बिछा सकते हैं, या अगर मल्चिंग में फसल लगा रखी है तो वो भी बहुत हद तक आपकी जो पानी की समस्या है उसको जो निदान वहाँ पर आपको मिल जाता है। अब रही बात गर्मी में, तो गर्मी में आपके जो कीट हैं वो भी, जो रस चूसक कीट है, उनका प्रभाव भी आपको देखने में बहुत अधिक मिल सकता है। जैसे कि हम बात करें सफ़ेद मक्खी है या माहू है, तो इनका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि फसलों में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हरा पीला पत्ता हो रहा है, मोज़ेक के सिम्टम आ रहे हैं, तो वहाँ आप समझ जाइए कि आपका रस चूसक कीट उस फसल पे आपके हैं और उसका निदान करने की आपको वहाँ पर आवश्यकता है। साथ में खाद के उपयोग पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तापमान जैसे ही बहुत बड़ा हुआ है तो खाद देने का समय भी आप ये देखें कि या तो शाम के समय या सुबह के समय, बहुत ज़्यादा दोपहरी में हमको खाद नहीं देना है। और साथ में जो यूरिया या नत्रजन युक्त जो हमारी खाद है उसको देने में थोड़ा सा आप सावधानी बरतें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने इस समय में अत्यधिक यूरिया या आपने नत्रजन दिया तो पौधे कोमल होंगे, आपकी हरापन और ज़्यादा अधिक आएगा, तो उससे कहीं ना कहीं जो कीट हैं वो आपकी फसल पर आकर्षित होंगे और वो आपको वहाँ पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो कीटों का भी आपको यहाँ विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अधिक तापमान हो रहा है, आपकी फसलें मुरझा रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ड्रॉट सहन करने की क्षमता फसलों में अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप वहाँ पर सिलिकॉन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सिलिकॉन का छिड़काव अगर आप अपनी फसलों पे करते हैं तो उसको आप ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ड्रिप के माध्यम से देना है तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आप ड्रिप के माध्यम से दे दें, और नहीं तो 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप अगर अपनी फसलों में छिड़काव भी करते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं जो तेज धूप है कि पत्ते आपके मुरझाए हुए से दिखते हैं, स्ट्रेस आता है पौधों में, तो उससे बचाव करेगी। क्योंकि ये समय मुख्यतः फलन पर हैं, आपकी जितनी भी फसलें हैं, तो कहीं ना कहीं खीरा लग रहा होगा या गिलकी लग रही है, लौकी लग रहा है या टमाटर है, तो फलन पे है, तो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए हमारे पौधे में। तो कहीं ना कहीं हम सिलिकॉन का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब समय का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस समय जैसे तापमान ज़्यादा है तो सिंचाई का हो या उर्वरक देने का हो या जो हम कीटनाशक या रोगों के लिए जो स्प्रे करते हैं, बिल्कुल, वो भी शाम के समय हमें ध्यान रखना है कि शाम के समय करें या एकदम सुबह के समय। बिल्कुल जी। तो उससे हमारी फसल जो है अच्छी रहेगी अभी जी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, जैसे हमारा विषय जो आज का है खरीफ की फसलों की तैयारी से संबंधित भी है जी। तो खरीफ की फसलों की जो तैयारी है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं जी, तो उनसे बात करते हैं। हेलो किसान वाणी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताएं। नमस्ते। नमस्कार। मैं दुर्गादास गजबीय बोल रहा था, बाड़ेगांव पांडुरना से। जी दुर्गादास जी, अपना प्रश्न करें। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, मेरी मिर्ची लगी थी जी, तो वो ना मुरझा रही है और उतनी बढ़वार नहीं है, छोटी पड़ जा रही है वो। अच्छा, मिर्च लगी है मैम। और मुरझाना मतलब कहीं कुकड़ा रोग तो नहीं आ रहा है? आप उसमें मुरझाने का किस थोड़ा सा बताएंगे कि मुरझा रही है तो मतलब अगर पत्तियां मुरझा रही मुरझा रही है और जो फल आ रहे हैं ना मैडम,
हाँ, कुकड़ा तो नहीं है, कुकड़ा हाँ, आप वो भी समझ रहे हैं। छोटे छोटे आ रहे हैं और ऐसे मुड़ जा रहे हैं। हाँ, तो कहीं न कहीं अगर आप, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि फल भी मुड़ रहे हैं, पत्तियाँ भी मुरझा रही हैं, तो कहीं न कहीं ये जो चुर्रा मुर्रा या कुकड़ा रोग जिसको हम बोलते हैं, जी जो जी रस मैडम। रस चूसक कीट की वजह से होता है, तो उसकी वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, नियंत्रण के लिए आप अपने खेत में इसमें पीले चिपचिपे पत्ते, जिनको हम येलो स्टिकी ट्रैप कहते हैं, तो 10 से 12 प्रति एकड़ वो लगा दीजिए। साथ में जी आप जो भी रस चूसक कीट के लिए जो भी आप चाहें, इमिडाक्लोरोपिड है या थायोमिथॉक्साम है या मूवेंटो, अभी एक नया कॉम्बिनेशन है स्पायरोटेट्रामेट या इमिडा, जो कॉम्बिनेशन एक आता है 20 ml प्रति पंप की दर से, अगर आप उसका स्प्रे करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको राहत देगा, क्योंकि जो अभी जो पत्तियां आ गई हैं, नई पत्तियों में शायद इसका जो असर है वो आपको देखने को कम मिलेगा। तो आप अगर ये चीज़ें करेंगे तो निश्चित तौर पे ही आपको इस चीज़ से राहत मिलेगी। चलिए, दुर्गा दास जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कॉल करने के लिए उनका धन्यवाद। और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे कि जैसे हम बात कर रहे थे खरीफ में जो सब्जियां लगने वाली है जी उसकी तैयारी का भी आज का हमारा विषय है। जी तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे रबी की फसलों के कटाई के बाद में जिन किसान भाई बहनों के खेत अभी खाली हैं, जी वो अभी इस समय कौन सी तैयारी कर सकते हैं कि जो खरीफ में सब्जी उत्पादन ले सकें? जी, सबसे पहले जैसे कि आपने बोला कि रबी के बाद, जी तो अभी आज का, अभी जो वर्तमान में एक मुख्य विषय चल रहा है नरवाई प्रबंधन, तो उस पे मैं सबसे पहले हमारे किसानों को बोलना चाहूँगी कि नरवाई आप न जलाएं। जी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके अगर हम अपनाते हैं तो नरवाई का हम प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। जी तो जिसमें कि जैसे अगर आपको अगली बुवाई करना है तो सुपर सीडर, हैप्पी सीडर है। मैं यहाँ जी बीच में आपको रोकना चाहूँगा, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो किसान वाणी। हेलो। हेलो किसान वाणी। हाँ सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं न्यूटन चिकली नंबर 11 से देवी शंकर गुप्ता जी बात कर रहा देवी शंकर जी, अपना प्रश्न करें। हूँ। सर मेरे दो सवाल थे। एक तो ये जी कि मतलब जो मैंने गोभी लगाया हूँ वो हल्की पीली पड़ रही है, जी उसका उपचार जानना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि मेरे यहाँ 5-6 साल का नींबू का पौधा है, जी तो मतलब उसमें फल नहीं ना फूल आ रहे हैं ना फल लग पा रहे हैं, तो उसकी अच्छा क्या वजह है और उपचार और स्थिति से अवगत कराएं। और मतलब जी जी गोभी पीली पड़ रही है, तो मैं जान सकती हूँ कि अभी गोभी कितने दिन की, मतलब रोपाई के बाद कितने दिन की गोभी हो चुकी है? मैम करीब करीब लगभग लगभग महीना भर हो ही गया है। अच्छा, तो नीचे से पौधा सूख रहा है या सिर्फ पीला, मतलब क्या हो रहा है उसमें, कैसे पीलापन किधर? नहीं मैम अब जैसे हम लोग सुबह शाम पानी देते हैं, जी और दिन में तो इतनी तीखी धूप हो रही, गर्मी हो रही कि जी जिसके जी। कारण मतलब ऐसा लगा था कि हमको कि गर्मी की वजह से है। हम्म। और मैंने कहा ये प्रश्न पूछूंगा मैम जी से। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें अभी मैंने शुरुआत में ही बोला कि अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज है तो हम सिलिकॉन का कहीं ना कहीं प्रयोग कर सकते जी हैं, और एक हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं कोई फफूंद जनित बीमारी की वजह से तो ये पीली नहीं पड़ रही है, तो आप अगर चाहें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर मेटल एक्सेल प्लस मैनकोजेब, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसका आप वहाँ पर ड्रेंचिंग करके देख सकते हैं, तो इससे निश्चित तौर पे ही आपको राहत मिलेगी। और जहाँ तक आपने बात करी है कि नींबू का जो आपका वृक्ष है, जिसको आपने बोला 6 साल हो चुके हैं, तो देखिए 2 प्रकार के पौधे होते हैं। अगर हम नर्सरी से लाएं तो क्या वो बीजू पौधा है या फिर वो बडेड पौधा जी है? तो अगर बडेड पौधा होता है तो वो जल्दी फलन में आता है, और बीजू पौधा होता है तो वो देर से फलन में आता है। जी तो थोड़ा सा जहाँ से हमने पौधा लिया है तो वहाँ एक सोर्स भी, जहाँ से हम स्रोत एक होता है, तो वो एक सही स्रोत होना चाहिए, जी तो वो हमको ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम उसमें थोड़ा बहुत जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, और आगे फिर जैसा भी हो तो हम उसका कार्य कर सकते हैं उसमें। जी जी देवी शंकर जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कॉल करने के लिए देवी शंकर जी आपका धन्यवाद। और हम बात कर रहे थे खरीफ की फसलों की जी तैयारी के ऊपर। जो हमारे किसान भाई बहन खरीफ में सब्जियां लगाने वाले हैं, तो वो अभी से
क्या तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में हम जी, ये चर्चा कर सबसे रहे थे। अच्छा समय है कि जिन कृषकों के अभी खेत खाली छूटे हुए हैं, तो वो गर्मी में जो हम बोलते हैं कि गहरी जुताई करें। जी। गर्मी में गहरी जुताई करके आने वाले समय के लिए अपने खेत को आगामी फसल के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही ये एक बहुत अच्छा समय होता है जब हम हमारी मिट्टी की जांच कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की जांच करके ही हमको ये पता चलता है कि कितने तत्व, जो पोषक तत्व हैं, चाहे हम नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस, स्फूर, किस मात्रा में हमारे खेत में उपलब्ध हैं। सूक्ष्म तत्वों की कमी तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम सब्जियां लगाते हैं, कोई भी उद्यानिकी फसल लगाते हैं, तो वहाँ NPK के साथ साथ सूक्ष्म तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जी, यहाँ पर बीच में आपको रोकना चाहूँगा, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो किसान वाणी। हेलो हेलो किसान वाणी। नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजेश बरपेटे बीसापुर से। जी राजेश जी, अपना क्या प्रश्न लौकी करें। लगाया था जी जी, तो उसमें क्या है, पत्ते पे पीले धब्बे आ रहे हैं, फल भी छोटे निकल रहे हैं, इन्होंने मतलब क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका सर? पत्ते पे पीले धब्बे आ रहे हैं, मतलब सिर्फ पीले धब्बे, पीले और हरे मोज़ेक जैसा बन रहा है, या सिर्फ पीला आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, निचली सतह पे कुछ दिख रहा है? नहीं, थोड़ा पीला ऊपर की तरफ भी दिख रहा है, मोजिक तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मोज़ेक नहीं है। देखिए, इस समय अभी डाउनी मिल्ड्यू या उसका भी थोड़ा सा प्रकोप देखा जा रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी ये समस्या आ सकती है। तो इसके लिए आप मेटलएक्सेल मैनकोजेब जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर मैटीराम पायरोक्लस्ट्रोबीन का भी स्प्रे आप यहाँ 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से एक बार स्प्रे करके देख लीजिए। अच्छा, अभी इसमें एक और ये दिक्कत है कि अगर पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं, या फल आपका टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, या फल बन ही नहीं रहे हैं, किस तरीके की समस्या है? फल टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा पड़ रहा है फल। हाँ, तो अगर टेढ़ा हो रहा है तो एक उसमें सावधानी ये कि अगर फल में छेद है तो वो फल मक्खी की वजह से है, और अगर फल में छेद नहीं है और फिर भी वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो कहीं ना कहीं बोरॉन या कैल्शियम जो होता है उसकी सूक्ष्म तत्वों की कमी वो दर्शाता है। तो आप अपने खेतों में सूक्ष्म तत्वों के लिए एग्रोमाइसिन करके बाजार में उपलब्ध हैं, और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत सारे बाजार में उपलब्ध हैं। तो वो लिक्विड फॉर्म में भी हैं और वाटर सॉल्यूबल में भी है, तो आप ड्रिप में भी उसको चला सकते हैं, या फिर आप अपनी फसल पे स्प्रे भी कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर की दर से। तो उसका आप छिड़काव करें तो निश्चित तौर पे ही, अगर ये सूक्ष्म तत्वों की वजह से है, बोरॉन की कमी से, तो वो वहाँ पर आपको इसमें निदान मिलेगा। जी, बरपेटे जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और कॉल करने के लिए उनका धन्यवाद। एक और कॉलर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो किसान वाणी। हेलो, मैं दिलीप कोलारे जी बोल रहा हूँ, कुकुड़ा किरार से। जी दिलीप जी, अपना प्रश्न करें। हाँ, अपन ने अपने खेत में टमाटर लगाए हैं, बेले वाली। जी। हाँ, तो उसमें टमाटर में छेद हो रहा है, तो उसका क्या कारण? टमाटर में छेद हो रहे हैं। फल भी नहीं बढ़ रहा। जी, फल नहीं बढ़ रहे हैं, टमाटर में अभी छेद हो रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और जो आप छेद हो रहे हैं तो वो फल छेदक कीट कहीं ना कहीं टमाटर में है। तो फल छेदक कीट के लिए आप कोई भी, जैसे इल्ली के लिए आप लैम्डा साइलोथ्रिन है या बीटा साइलोथ्रिन है, तो उसका आप वहाँ पर छिड़काव कर सकते हैं। साथ में अभी तो बहुत समय हो गया, पर जब भी हम अपने खेत में टमाटर लगाएं, तो अगर आइट साइड हम गेंदा लगाएंगे, तो जो फल छेदक कीट है वो गेंदे पे आकर्षित होता है, और हमारा मुख्य फल जो है वो इस कीट से बच जाता है। तो अभी आप जो मैं बता रही हूँ आपको कि लैम्डा साइलोथ्रिन है, क्लोरोपाइरीफॉस है, या और भी आप इसमें फिप्रोनिल वगैरह जो भी ये जो कीटनाशक हैं, इनका स्प्रे कर सकते हैं। बट अभी ये खाने वाली हमारा फल है और अभी फलन पे है, तो नीम ऑयल का भी आप इसमें प्रयोग करें, तो जिससे कि आपको ये जो फल छेदक कीट है उसमें राहत मिलेगी। जी दिलीप जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे, आप मिट्टी परीक्षण के बारे में आप बता रहे थे कि खरीफ में जो हम तैयारी करना है, तो उसके लिए मिट्टी, ये समय बहुत अच्छा है कि हम मिट्टी परीक्षण करा लें। देखिए, अगर मिट्टी परीक्षण हम कराते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये पता चल जाता है कि खेत में किस चीज़ की अधिकता है, किस चीज़ की कमी है। साथ में वर्तमान में जैसे मैं छिंदवाड़ा में देखती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो टमाटर है या मिर्च है या बैगन है, जो इन सब्जियों का रकबा बहुत ज़्यादा है। और अभी वर्तमान समय में इन सब्जियों में, हालांकि गेंदे में भी बैक्टीरियल विल्ट का बहुत ज़्यादा प्रकोप दिख रहा है, जिसमें कि हरा का हरा पौधा हमारा मुरझा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पीएच पे भी निर्भर करता है, मिट्टी के पीएच पे। तो कहीं ना कहीं हमारा कृषक इन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें
उपयोग करता है, बहुत सारी दवाइयाँ डालता है, पर उसका परिणाम नहीं मिल पाता जी। है। तो इस समय हम जो मिट्टी की जांच कराएंगे उससे हमें हमारी मिट्टी का पीएच भी पता चलेगा। जी। तो अगर आगामी फसल जो हम लेने वाले हैं अगर वो टमाटर की है या मिर्च की है जहाँ पर विल्ट की समस्या आ रही है, जी। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए या पीएच को हम बराबर करने के लिए वहाँ पर हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, बैक्टीरियल विल्ट की समस्या को रोकने में मदद कर सकता है। तो मिट्टी का पीएच भी हम जो फसल लगा रहे हैं उसमें किस प्रकार से व्याधि के नियंत्रण करने में एक मदद करता है, तो उसकी भी जांच हमको पता चल जाएगी। साथ में हमने गहरी जुताई की बात कर ही ली है कि गहरी जुताई भी करें, और हम आगामी समय में जब हम बेड बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमको खाद उर्वरक डालना है, तो ये भी चीज़ों में या कौन सी किस्म का चुनाव करना है उस पर भी हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ बीच में आपको रोकना चाहूँगा, एक और किसान भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो किसान वाणी। नमस्कार हेलो जी। नमस्कार, नमस्कार। अपना नाम बताएं। ग्राम जमुनिया से महेंद्र उसरेठे बोल रहा था। जी महेंद्र जी जमुनिया से बोल रहे हैं, अपना प्रश्न करें। मेरा ये सवाल कि अभी ग्रीष्मकालीन की जुताई मैंने कर चुका हूँ और मेरे को खरीफ के समय में अदरक की खेती करना है जी। और कई बार ऐसी समस्या आती है कि अदरक के पौधे गलन रोग चालू हो जाता है। जी जी तो बिल्कुल। पहले से ही क्या सावधानी बरतें? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अदरक आपको लगाना है, बहुत अच्छी एक फसल है आमदनी के लिए। अदरक जब हम लगाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो अदरक है वो सही समय पे लग जाए, क्योंकि अगर अदरक हम लगाने में लेट होते हैं और बारिश कंटिन्यूस होने लगती है तो आपका वहाँ पर अदरक की जो सड़न है वो शुरू हो जाती है, और ये गुच्छे गुच्छे में मतलब पैच पैच आपको दिखेंगे और वहाँ अदरक सड़ता है और एक बदबू सी हमको आती है जिसको हम रॉटिंग बोलते हैं। तो इसके लिए जब आपने खेत में गहरी जुताई कर दी है, अब आप शायद बेड बनाएंगे, जब भी आप बेड बनाएं तो उस पर ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास जो हमारे जैव फफूंदनाशी जो बाजार में उपलब्ध हैं और बहुत कम कीमत में, मतलब आप मान के चलिए 600 रुपये, अगर पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें तो 400 रुपये प्रति एकड़, 800 रुपये अगर 2-2 किलो इस्तेमाल करते हैं, और लिक्विड में करते हैं तो 600 रुपये प्रति एकड़ पे हमको ये पड़ता है। तो इसका आप शुरू से अगर पाउडर में डाल रहे हैं तो आप बेड पे डाल दीजिए, और नहीं अगर ड्रिप से आपको चलाना है तो जब आपने अदरक की बुवाई जैसे ही आप करते हैं तो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास अपने खेत में ज़रूर चलाएं। तो ये आने वाली जो बीमारी है जो हम सड़न की बात कर रहे हैं उससे आपको बचाएगा। और बीज उपचार अति आवश्यक है। अगर हम अदरक लगा रहे हैं तो हम बीज उपचार, अगर हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जैविक कर रहे हैं, तो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से आप बीज उपचार कर सकते हैं, या आप जो बीजामृत बनाते हैं उससे कर सकते हैं, और नहीं अगर रासायनिक पे जाना है तो बाविस्टीन है, साफ है, इनसे आप बीज उपचार करें और उसके बाद ही बुवाई करें। जी तो महेंद्र जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कॉल करने के लिए महेंद्र जी का बहुत धन्यवाद। और एक और किसान भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी, अपना नाम बताएं। मैं गजानन डोंगरे भिंगा से बोल। जी गजानन जी, अपना प्रश्न करिए। बरसात में फसलें कौन सी लगा सकते? जी बरसात यानी खरीफ के समय में कौन सी फसल, आप सब्जियों की फसल की बात कर रहे हैं, कौन सी फसल लगा सकते हैं बरसात में? अगर हम जी और कोई सब्जियां? जी बरसात में जो भी, जैसे कि मुख्यतः बारिश का जो मौसम है, बहुत सारी सब्जियां हम इसमें लगा सकते हैं। टमाटर है, बैगन है, मिर्च है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी कुछ कुछ जैसे लौकी है, गिलकी है, इनको हम लगा सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें सेमी की जो फसल है उसको भी हम लगा सकते हैं। हल्दी, अदरक, अगर हम इस पे जाएं कि हम मसाले वाली फसलें हैं उनको भी हम लगा सकते हैं। तो बहुत सारी फसलें हैं, आपके मृदा के प्रकार पे और आपकी उपलब्धता कि आपके पास कैसी मिट्टी है, क्या आपका आगे का पानी का भी स्रोत है। जैसे हम टमाटर वगैरह लगाते हैं तो लंबी फसलें हैं, ज़्यादा चलते हैं, तो अगर किसी के पास रबी तक में पानी नहीं तो वहाँ दिक्कत होती है। तो फसलों का चुनाव आपके संसाधन आपके पास जो उपलब्ध हैं उनको देखते हुए आप करिए कि उनका कैसे आप प्रबंधन पूरा कर पाएंगे और अच्छे से अच्छा लाभ उनसे ले पाएंगे। जी गजानन जी को उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और कॉल करने के लिए उनका धन्यवाद। हम बात कर रहे थे खरीफ में लगने वाली सब्जियों की। मैं अभी जैसे इन्होंने प्रश्न किया कि कौन सी सब्जियां हम लगा सकते हैं, मैं बस उस पर आने ही वाला था कि खरीफ में सब्जियां जो लगाने उसका चुनाव हमारे किसान भाई बहन कैसे करें।
कि लागत भी हमें कम लगे, कम लागत वाली सब्जी हो और उत्पादन अच्छा हो और उसका मुनाफा अच्छा हमारे किसान भाइयों को मिले। देखिए अभी बारिश में अभी हम देख रहे हैं कि बारिश में जब एकदम से जब बारिश शुरू होती है तो बहुत सारा ऐसा समय होता है कि बिना बारिश रुकती नहीं है और कंटिन्यूस बारिश होती जी। है। तो खेत की ढलान जहाँ पर आप फसल लगा रहे हैं तो खेत की मैं ढलान। यहाँ बीच में आपको रोकना चाहूँगा, एक और किसान भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो किसान वाणी। हेलो। हाँ हेलो हेलो। सर, हाँ हेलो। मैं जगमोहन शर्मा, ग्राम गुरैया, पोस्ट चौरई, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा से जी बोल रहा हूँ। मैं एक प्रगतिशील कृषक हूँ जी जगमोहन जी, अपना प्रश्न करें। हमने अभी धनिया बोई है श्रीमान जी। जी तो धनिया में हमने नीलानाशक सींचा है अभी, जी पर वो मैंने कंट्रोल नहीं हुआ नीला। जी तो और उसमें और भी कोई रोग लग सकते हैं, लगने की संभावना? कितने दिन की फसल है आपकी? जी मैडम, अभी हमारी करीब एक फसल हो गई 1 महीने की और एक फसल हो गई 20 दिन की। हाँ, तो अब मतलब धनिया आपका अभी तो हाइब्रिड धनिया जो चल रहे हैं 30 से 30 40 दिन में 40 निकल दिन, ही आते 45 हैं। दिन। तो मेरे जी हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको धनिया कहीं कहीं पीला हो रहा है या फफूंद जनित कुछ रोग ऐसा आपको समझ में आ रहा है, तो आप सिंपल एक कॉपर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। हाँ, तो तो फिर बढ़िया बढ़िया अभी स्वस्थ पौधा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहें तो कुछ उस पे जो हमारा ये 19 वगैरह स्प्रे, वैसे भी आप अब आखिरी में ही पहुंच चुके हैं जी तो कोई स्प्रे करने की भी मुझे लगता है जहाँ तक है कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको ऐसा कुछ दिखे जो अभी 20 दिन की फसल है कि कुछ ऐसा पीलापन कहीं दिख रहा है, तो एक आप फफूंदी नाशक कोई भी जैसे COC ले लीजिए, साफ ले लीजिए, रोको आता है, तो एक स्प्रे उसका कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वरना मुझे नहीं लगता है कि कोई आवश्यकता है, क्योंकि अब निकलने का ही समय है धनिये का, जी तो उसमें अपनी लागत बढ़ाना ही है उस पर अगर कुछ हम करेंगे तो इतना ही आप कर सकते हैं। जी जी गजानन जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और कॉल करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे कि कम लागत में लगाने वाली जो सब्जियां हैं जी। खरीफ के समय में, कौन सी सब्जियां हम चुन सकते हैं? देखिए कम लागत तो जैसे कि अब बारिश की हम बात करें तो बहुत सारी सब्जियां अब हमारे यहाँ पर ड्रिप और मल्च में लगने लगी हैं। जैसे कि हम टमाटर की बात करें तो बारिश में मुख्यतः ध्यान ये रखना है सब्जियों में, मैं किसान से ये बोलना चाहूँगी कि जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था रखें। जैसा कि मैंने कहा, ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाद में नहीं, फसल लगाने से पहले ही इनका आप खेत में अगर पाउडर फॉर्म में डालना चाहें तो अपनी बेड पे डालें, ड्रिप से इनको कंटिन्यू चलाएं, क्योंकि आगे जाके यही आपको जो आपके रोग हैं उनसे बचाएगा। जी जी यहाँ बीच में आपको रोकना चाहूँगा, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो किसान वाणी। हेलो 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 किसान वाणी। नमस्कार, मैं जयश्री डोंगरे बोल रही हूँ। जी जयश्री जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बजरंग नगर छिंदवाड़ा से बात कर रही हूँ। जी छिंदवाड़ा मैं बजरंग एक नगर गृहिणी हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी जी कि हम अपने टेरेस पे कौन सी फसलें उगा सकते हैं, मतलब कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं जिससे हमको हमारा बजट सही रहे सब्जियों के लेके। जी बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के समय में वैसे भी जो रूफ टॉप गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग है उसकी बहुत अति आवश्यक है। जो खाएं वही उगाएं या जो उगाएं वही खाएं, जी है ना, ये कॉन्सेप्ट हो चुका है। क्योंकि बाजार में जो आ रहा है वो कितना रासायनिक आ रहा है बहुत और ज़्यादा आप क्या खा रहे रासायनिक। हैं ये आपको पता होना चाहिए। जी तो टेरेस गार्डन पे आप सब कुछ लगा सकती हैं। आपके ग्रो बैग्स आने लगे हैं, बाजार में उपलब्ध हैं। ग्रो बैग्स मिलते हैं अलग अलग साइज़ के, तो आप चाहें तो उसमें टमाटर, बैगन, गोभी, पत्ता गोभी, हरा धनिया जो आप लगाना चाहें, छत पे लगाने में कोई समस्या नहीं है। आप ग्रो बैग इस्तेमाल करिए और उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि मिट्टी के साथ साथ आप उसमें ग्रो बैग में जो मीडिया तैयार करेंगे उसमें कोकोपिट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी, इन तीनों की मात्रा आप रखें। जैसे आप मान लीजिए कि आपको मिट्टी आप अगर 50% ले रही हैं तो उसमें 25 कोकोपिट हो, 25 वर्मी कंपोस्ट हो, और उसमें आप अपनी सब्जियां अच्छे से लगा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप अपने घर के लिए उगा रही हैं तो जैसे कि हमने कुछ उपाय बताए, पीले चिपचिपे पत्ते जो रस चूसक कीट को कंट्रोल करते हैं, नीम ऑयल क्योंकि वो रासायनिक नहीं होता तो नीम ऑयल का आप छिड़काव कर सकती हैं समय समय पे।
है ना। ऊपर ही आप अभी एक वर्मी कंपोस्ट जैसे या फिर घर में जो कचरा निकल रहा है उसी की खाद बना सकती हैं, कुछ केचुए लेके और खाद छत पे। तो कंपोस्ट आप अपने घर पे ही तैयार करें और उसे ही उन सब्जियों में डालें। तो आप घर पे बहुत अच्छे से टेरेस गार्डनिंग में आप सारी सब्जियां लगा सकती हैं। बहुत ज़्यादा कोई समस्या ऐसी नहीं आती कि हम कौन सी सब्जी लगाएं। आप सारी सब्जियां अपने घर की छत पर आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न जयश्री जी ने कहा और उनको उनका उत्तर भी मिल गया होगा। जी। अब बात कर रहे थे हम खरीफ की सब्जियों के बारे में। खरीफ के बाद अभी जो वर्तमान समय में जायद का समय है और जायद की सब्जियां लगी हुई हैं अभी। और उनमें जो मुख्य समस्याएं जो उत्पादन को हमारे प्रभावित करती हैं, अगर हम बात करें कि अलग अलग सब्जियां हैं, रोगों की बात करें तो कौन कौन से रोग हमें दिखाई देंगे अभी? देखिए अभी बहुत मुख्यतः ये जो तापमान बढ़ने के कारण है, जो फूल ड्रॉप होने की समस्या है कि तापमान बहुत ज़्यादा है तो फूल ड्रॉप हो रहा है, फल सेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमारे कुछ जैसे PGR आते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे हम NAA बोलते हैं, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं 4 से 5 ml प्रति लीटर। इसके अलावा ट्राइकॉन्टानॉल करके एक और आता है, तो उसका भी प्रयोग। ये सब क्या करते हैं कि आपके फूल गिरने नहीं देते और फल सेट होने में मदद करते हैं। साथ में अभी खेतों में जैसे मौसम बादल आ रहे हैं, पानी गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको भभूतिया रोग, सफ़ेद धब्बे पत्तियों पे बन जाते हैं। यहाँ बीच में आपको रोकना चाहूँगा, एक और किसान भाई हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो किसान वाणी। हेलो 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 किसान वाणी जी, अपना नाम बताएं। हेलो जी, मेरा नाम राम भरोस यादव है जी। मैं चेन्नई माल में रहता हूँ। जी। और मेरा प्रश्न था कि अभी बरसात के समय में मैं गोभी लगाना चाहता हूँ, पर गोभी में हर बरसात में कीट लग जाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? गोभी में कीट के लिए जानना चाह रहे हैं जी। गोभी में जो जनरली जो कीट आता है वो डायमंड बैक मॉथ, जो छलनी कर देता है पत्तियों को। जी, तो उसके लिए हमारे पास एक करताप हाइड्रोक्लोराइड करके दवाई आती है, आप उसका उपाय कर सकते हैं। नहीं तो जब भी आप गोभी लगाएं तो उसके बीच बीच में अंतर्वर्ती है, जैसे 16 लाइन आप गोभी की लगा रहे हैं तो उसमें 1 लाइन धनिये की डालें, तो ये भी जो उस कीट है उसको नियंत्रित करने में मदद करती है। और साथ में आप इसमें शुरुआत से ही, जैसे आप नीम ऑयल है या जो मैंने बोला करताप हाइड्रोक्लोराइड, जो डायमंड ब्लैक मॉथ है, उसको नियंत्रित करने में, साथ में इसके अभी ट्रैप भी आने लगे हैं, जो फेरोमोन ट्रैप होते हैं उस तरीके के, इसको नियंत्रित करने के लिए, तो वो भी आप अपने खेत में प्रति एकड़ करीबन 6 से 10 आप अपने खेत में प्रति एकड़ उनको भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या है, शुरुआत से ही आपको पता रहेगा, जैसे ही आपका गोभी आप लगाएं तो ये ट्रैप भी बाजार में उपलब्ध है इसको नियंत्रित करने के लिए, जो एक मुख्य कीट है हमारी गोभी का। तो उसको शुरुआत से ही अगर आप लगाएंगे तो आपके जो कीट है वो ये नियंत्रित रखेंगे। और जैसा कि मैंने बोला आपको कि बीच बीच में आप नीम ऑयल का भी स्प्रे करते रहें और धनिया की 1 लाइन जो हम बोलते हैं ट्रैप क्रॉप के रूप में भी अपने गोभी के खेत में लगाएं, तो निश्चित तौर पे आपको इस समस्या से निजात मिलेगा। जी, यादव जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और कॉल करने के लिए उनका धन्यवाद। यहाँ पर हम बीच में एक महत्वपूर्ण संदेश यहाँ सुन लेते हैं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। तो हम संदेश के पहले चर्चा कर रहे थे रोगों के बारे में कि जो जायद की अभी सब्जियां लगी है उनमें काफ़ी सारे रोग जो हमें दिखते हैं। तो मुख्य रोग
की बात अगर हम अभी करें। आप देख रहे हैं वर्तमान में जो हमारा मौसम है, तो कभी गर्मी है तो कभी अचानक से बरसात आ रही है, बादल आ रहे हैं। तो अभी इस समय मैं आपको बोल रही थी कि भभूतिया रोग, जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, दोनों ही रोग कहीं ना कहीं देखने में मिल रहे हैं हमारी फसल में। तो इसके लिए हम जैसे अगर हम बात करें तो ट्यूबरकोनाजोल प्लस सल्फर का छिड़काव हम कर सकते हैं, साथ में मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब है, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। तो ये हमको पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ध्यान रखिए अगर भभूतिया रोग है, सफ़ेद पाउडर जैसा है, तो सल्फर बेस्ड कोई भी फंजीसाइड अगर आप उस पर डालेंगे तो वो निश्चित तौर पे ही आपको राहत देगा। इसके अलावा मैं एक और बात बोलना चाह रही थी कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अभी कुछ कृषकों के भी मेरे पास फ़ोन आए, पिक्चर्स आई कि आपका जो फल है वो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है जी, कद्दू वर्गीय सब्जियों में, और या फिर पत्ता कप के शेप में ऊपर मुड़ा हुआ है जी, तो उसमें हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर फल में छेद है तो वो निश्चित तौर पे फल मक्खी की समस्या है। तो फल मक्खी का ट्रैप आप लगाइए, या स्पाइनोसाइड करके एक दवाई आती है जो फल मक्खी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, तो 1 ml प्रति लीटर की दर से उसका छिड़काव करिए। और नहीं, अगर छेद नहीं है, फल मक्खी ट्रैप लगे हुए हैं और फिर भी ऐसी समस्या आती है, तो कहीं ना कहीं बोरॉन की कमी हो सकती है। तो बोरॉन के लिए आप बोरॉन को आप ड्रिप से भी दे सकते हैं, या फोलियर स्प्रे आप बोरॉन का वहाँ पर कर सकते हैं। साथ में अभी देखने में ये आ रहा है कि गर्मियों में क्या होता है कि हम पानी देते हैं और हम खाद भी देते हैं, तो पौधा एकदम से हरा होता है, तो रस चूसक कीट एकदम से पौधे पे हमारे अटैक करते हैं, जिसमें आपका माहू हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गई। तो कहीं ना कहीं पीले चिपचिपे पत्ते आप लगाइए, और साथ में जैसे हमने बोला इमीडा क्लोरोपिड है, थायोमेथोक्साम है, इसके अलावा मूवेंटो अभी बाज़ार में एक टेक्निकल जो है वो उपलब्ध है। तो इस तरीके के जो आपके कीटनाशी हैं उनका आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। इसी तरह से हमारी जो चर्चा है आज की, उसमें हमने बातचीत की जायद की सब्जियों के ऊपर लगने वाले रोग, कीट नियंत्रण के ऊपर, प्रबंधन के ऊपर, और खरीफ की जो सब्जियां लगाने वाले हमारे किसान भाई, उनकी तैयारी के ऊपर हमने आज की चर्चा की। अगर इस चर्चा के दौरान ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जो छूट रही हो, जो आप हमारे किसान भाइयों बहनों से कहना चाहते हो, तो आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मौसम बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रहा है, तो फसलों का चुनाव या जो भी कार्य आप अपने खेत में कर रहे हैं वो देख के करिए कि वो सही है कि नहीं, खाद क्या हमको देना है क्या नहीं, क्योंकि कभी कभी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं पर उसके दूसरे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। तो टेम्परेचर का भी आप ध्यान रखिए, क्या टेम्परेचर है उसका भी ध्यान रखिए। आगामी जो आपकी खरीफ की सब्जियां हैं उनकी जो किस्म है आप उनको सही से चुनाव करिए उनकी किस्मों का, और जो फसल प्रबंधन है उस पर शुरू से आप ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी आ गई या कीट आ गई तभी हम उसको नियंत्रित कर रहे हैं, तो शुरुआत से ही आप अपनी फसल के प्रबंधन पे ध्यान दीजिए। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि अनमोल है ये प्रकृति, न करना इसका नाश, वरना इसके प्रकोप से होगा दुनिया का विनाश। नरवाई प्रबंधन पे हम बात कर रहे हैं। खेतों की मेड़ों पर लगाएं वृक्ष, जलाएं ना नरवाई, सहेजे प्रकृति को तो होगी भलाई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे किसानों को बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप प्रकृति की सुरक्षा के साथ अपनी फसलों का भी ध्यान रखिए, प्रकृति की ओर लौटें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का संयोजन था दीपांकर तिवारी और अमोल शेंडे जी का। तकनीकी सहयोग हमें मिला BR करवेकर जी और PL बट्टी जी का। प्रस्तुति सहयोग हमें मिला हेमा विश्वकर्मा और अनिल सनोडिया जी का। आज का विषय था जायद की सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन और खरीफ सब्जियों की तैयारी पर। विषय विशेषज्ञ हमारे साथ थी श्रीमती रिया ठाकुर जी, उद्यानिकी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, चंदनगांव, छिंदवाड़ा से। और अब समय हो चला है सभी से विदा लेने का। तो रिया जी, आपने आज हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। हमारे किसान भाई बहन, बहुत से किसान भाई बहन आज हमसे जुड़े और उनकी समस्याओं का समाधान आपने किया। इसके लिए समस्त किसान भाइयों बहनों की ओर से और आकाशवाणी छिंदवाड़ा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। किसान भाइयों बहनों, आप सभी को भी सौरभ भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।